नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा जो अभी चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज योर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो किस तरीके से होता है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट देखे थे, इसका मीनिंग और बाकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। आज हम देखेंगे रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कि जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है, एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है, उस केस में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होता है, किस तरीके से हम अकाउंट्स प्रिपेयर करके सेटल करते हैं। अब बेसिकली इसे मेन जो हमें सीखना है वो सीखना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या एंट्रीज की जाती हैं, क्योंकि इसके अलावा जो आपके बाकी अकाउंट्स है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बुक, वो आपको आती है बनानी, कैश अकाउंट वगैरह। तो बेसिकली इसमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, कि क्या रूल्स हैं अकाउंट्स को सेटल करने के, और रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं इस वीडियो में। पहला हम टॉपिक है हमारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि हम अकाउंट्स कैसे सेटल करते हैं व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अकर। इट इज डन अंडर सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग हम सभी को पता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस कंप्लीट क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं हम। सो ऑन डिसोल्यूशन द firm dispose of all its assets and set off all its liabilities. Since business is going to be closed, that's why business dispose of यानी वो सेल कर देता है सारी अपनी assets को और सारी अपनी liabilities को पे ऑफ कर देता है। The mode of settlement account यानी अकाउंट्स को हम किस तरह से सेटल करेंगे will be mentioned in partnership deed। उसे partnership deed में mention होता है कि किस तरीके से अकाउंट को सेटल करना है। बट इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है इस तरीके का बिटवीन द पार्टनर्स, द रूल गिवन अंडर सेक्शन 48, 49 एंड 55 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। यानी अगर उनके पार्टनरशिप डीड में स्पेशल लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, क्या तरीका होगा करने का, देन फाइन। अगर वो मेंशन नहीं है तो जो हमारे कंपनी पार्टनरशिप एक्ट है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। और रूल्स क्या हैं, रूल क्या कहते हैं, क्योंकि हम इसमें रूल्स ही समझेंगे क्या कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, पहला कहता है कि भाई आपके पास जो लॉस है उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो उसके लिए इसने कहा है कि लॉसेस इंक्लूड डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, next out of the capital, and lastly if needed by the partners individually in their profit sharing ratio। अब ये कहता है कि भाई आपको अगर लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस क्लोज करते समय आपको लॉस हो रहा है, तो क्या तरीका होगा पे करने का। वो कहता है कि सबसे पहले जो भी लॉस है पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, फर्म के पास जो भी प्रॉफिट है, जो भी एसेट्स वगैरह को बेच के पैसा आया, पहले उसमें से पे होगा। अगर पैसा कम पड़ रहा है यानी फर्दर पे करना है, तो जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसका जो पैसा है उसे भी यूज किया जाएगा टू पे ऑफ द लॉसेस। और उसके बाद भी अगर बच गया लॉस हमें पे करना है तो पार्टनर्स इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने घर से लाके पैसा देंगे। ऐसा क्यों, हमें पता है पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब उन्होंने जो कैपिटल लगाई है उसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगा तो एक्स्ट्रा पैसा भी अपने घर से लाके देंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ या ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस क्या होते हैं। फर्स्टली कंपनी अपने प्रॉफिट से पे करेगी। सेकंड, अगर फिर भी जरूरत पड़ गई तो पार्टनर्स की जो कैपिटल लगी हुई है उसको यूज किया जाएगा। और फिर भी पैसे अगर पड़ गए, कम रह रहे हैं और पे करने हैं, तो पार्टनर्स अपने घर से पैसा लेके आएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो किस तरीके से हमें पे ऑफ करना है वो चीज़ है। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट्स को सेटल करने के लिए आपको पता है हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं, एसेट्स को बेच देंगे। जब एसेट्स को बेचेंगे तो ऐप कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बता रखा है। द एसेट्स इज अ फर्म इंक्लूडिंग एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू द कंपनसेट डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। जो भी पैसा है फर्म का अपना अपने एसेट्स के बेचने के बाद या पार्टनर्स जो पैसा लेके आते हैं उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे पे ऑफ करने के लिए। तो उसका क्या है, पेइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन करते समय ऑब्वियसली बात है एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो रियलाइजेशन को देखता है, लुक आफ्टर करता है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी रियलाइजेशन करते समय खर्चे आए हैं उन सभी खर्चों को पे करते हैं आउट ऑफ दैट अमाउंट। देन पेइंग ऑफ द डेप्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी के डेप्ट हैं, लाइक क्रेडिटर्स हैं, हमने लोन लिया हुआ है, हमारे बिल्स पेबल हैं, बैंक का ओवरड्राफ्ट है, लोन फ्रॉम एनी पार्टनर है, फिर हम इसको पे करते हैं।
उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर से अगर कोई लोन ले रखा है तो उसकी रीपेमेंट होती है, यानी पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है। देयर आफ्टर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, अगर उसके बाद पैसा बचता है तो पार्टनर से कैपिटल वापस दी जाएगी। सरप्लस इफ एनी, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यानी ये ऑर्डर क्या कह रहा है कि आपके पास जो भी पैसा आएगा, चाहे वो एसेट्स बेचकर या पार्टनर्स ला के देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या पे करेंगे, रिलेशन टू जो एक्सपेंसेस है वो पे करेंगे, और थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है, ठीक है, उसको हम जरूर पे करेंगे। जैसे थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कौन सा होता है, जो पार्टनर और फर्म के अलावा होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, इन्हें पे करना कंपल्सरी, ध्यान रखो कंपल्सरी, दीज आर कंपल्सरी पेमेंट्स, चाहे फर्म को कितना भी लॉस हो लेकिन आपको ये कंपल्सरी पे करना ही होगा। जिसमें क्रेडिटर्स इंक्लूड हैं, लोन है, बिल्स पेबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन फ्रॉम पार्टनर्स रिलेटिव, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगली लाइन है हमारी लोन फ्रॉम पार्टनर कि अगर मान लो कोई पार्टनर है, उसकी मिसेज ने लोन दे दिया, या पार्टनर जो है वो कोई फीमेल है, हमारी पार्टनर है, उसके हस्बैंड ने लोन दे दिया, तो वो बेशक उसका रिलेटिव है लेकिन हमारे फर्म के लिए वो आउटसाइडर होगा, क्योंकि फर्म के लिए दो ही पार्टनर हो सकते हैं, एक तो ऑनर और एक फर्म इटसेल्फ। तो फर्म के लिए ये क्या हुआ, एक आउटसाइडर लायबिलिटी हुई, तो आउटसाइडर लायबिलिटी को हम पहले पे करेंगे। उसके बाद पैसा बचता है तो पार्टनर्स का जो लोन है उसे पे ऑफ किया जाएगा। उसके बाद भी अगर पैसा बचा तो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई थी वो कैपिटल पार्टनर्स को वापस रीपेमेंट की जाएगी। उसके बाद भी अगर पैसा बच गया, सरप्लस बचता है, तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का प्रोसीजर क्या होगा, लाइन क्या होगा, फर्स्ट पेमेंट किसे करनी है, सेकंड पेमेंट किसे करनी है, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या पे करना है, फोर्थ और फिफ्थ, यानी ये ऑर्डर फॉलो करना है कि पहले हमें 1 2 3 इन सबको पे करते हुए आना है, पैसा बचेगा तो अगली पेमेंट होगी, नहीं बचेगा तो नहीं होगी अगली पेमेंट, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर हम बात करें, इतनी पेमेंट तो आपकी कंपलसरी होती है। दीज टू जो कैटेगरीज हैं ये मैंने आपको बताया था, इट इज कंपलसरी पेमेंट, कि कंपलसरी हमें इसे पे करना ही है चाहे कितना ही लॉस हो जाए। तो आई होप ये क्लियर कि एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स हम कैसे यूज करेंगे अपने चीज़ों को पे करने में। आगे आगे देखें हम, तो कई बार आता है प्राइवेट डेब्ट और फर्म्स डेब्ट, इसमें क्या डिफरेंस है, सेक्शन 49 इसके बारे में क्या कहता है वो देखते हैं। ये कहता है वेयर प्राइवेट डेब्ट्स ऑफ द पार्टनर एंड फर्म्स डेब्ट कोएग्जिस्ट, दोनों डेब्ट साथ साथ हैं कि पार्टनर का अपनी भी कोई पर्सनल लायबिलिटी है और फर्म की भी अपनी लायबिलिटी है। द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई, रूल क्या अप्लाई होगा, सेक्शन 49 का क्या रूल अप्लाई होगा, वो कहता है पहले प्राइवेट डेब्ट होता क्या है। प्राइवेट डेब्ट्स आर द डेब्ट्स यानी उधार हैं विच अ पार्टनर ओज फ्रॉम हिज पर्सनल कैपेसिटी, जो पर्सनली उसने किसी से लोन ले रखा है। The respective partner is liable to discharge these debts personally or from his own sources। जो पर्सनल डेब्ट है, यानी मान लो ABC पार्टनर थे एक फर्म में, अभी इस फर्म को हमें डिसॉल्व करना है, ए ने क्या है अपने किसी रिलेटिव से पर्सनल कोई लोन ले रखा था अपने काम के लिए, अब ये वर्क बिजनेस के लिए नहीं था, यहाँ क्लियर है, जो ए ने लोन लिया है किसी से भी लिया है वो उसकी पर्सनल अपने यूज के लिए लिया है, फर्म के लिए नहीं लिया। तो जो इसका ये पर्सनल लोन है, प्राइवेट डेब्ट है, उसे इसे अपनी ही प्रॉपर्टी में से पे करना पड़ेगा, ना कि फर्म की प्रॉपर्टी में से। अगर पैसा बचता है इसको मिलता है वो बाद में पे करे वो अलग बात है, अदरवाइज ये उसकी पर्सनल डेब्ट है, उसकी पर्सनल उसका लोन है तो वही पे करेगा, फर्म का इससे कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये मीनिंग कहना चाह रहा है कि उसे पर्सनली पे ऑफ करना पड़ेगा अपने अपने रिसोर्सेज से। अगर हम फर्म्स की डेब्ट की बात करें तो डेब्ट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर, फर्म में आउटसाइडर से जो लोन ले रखा है उसे कहते हैं हम फर्म्स डेब्ट। जो हमने अभी आउटसाइडर्स देखे थे कौन कौन से आउटसाइडर होते हैं, इन अदर वर्ड्स In other words, these are the claims which the firm has to pay to the outsider or third party। यानी फर्म डेब्ट का मतलब है कि फर्म ने वो पैसा जो किसी आउटसाइडर से ले रखा है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, लोन फ्रॉम बैंक या लोन फ्रॉम पार्टनर्स रिलेटिव, तो वो सारे हमारे आउटसाइडर हैं, इसे फर्म को पे करना होता है। द पेमेंट ऑफ these debts is made out of the firm's property first। फर्म की प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज होगी, ये थर्ड पार्टी या आउटसाइडर जो हमारी लाइबिलिटीज हैं इसे पे करने के लिए यूज होती है, यानी फर्म की प्रॉपर्टी पहले यूज होगी फर्म के डेब्ट पे करने के लिए।
इसके बाद अगर हम बात करें सेटलमेंट ऑफ प्राइवेट डेप्ट कैसे होता है, द पर्सनल डेप्ट एंड लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, जो उसकी पर्सनल अपनी लाइबिलिटी है, पर्सनल उसने कोई लोन वगैरह ले रखा है, शुड बी पेड आउट ऑफ हिज private property and surplus if any can be utilized for the payment of firm's debt। मान लो ABC पार्टनर थे और जो फर्म है, फर्म ने आउटसाइडर को जो पे करना है, मान लिया वो 4 लाख पे करना है, ए ने अपने किसी पर्सन से या उसने कोई पर्सनल लोन ले रखा था, मान लिया 2 लाख का। मान लो फर्म को लॉस होता है और फर्म सभी पार्टनर से कहती है भाई आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे कीजिए क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। तो ए की जो भी प्रॉपर्टी है उसे अगर वो सेल आउट होती है तो उसका सबसे पहले वो यूज करेगा अपनी ये 2 लाख पे करने में। यानी ए की जो पर्सनल लाइबिलिटी है यानी प्राइवेट डेप्ट है, इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई होगी इसके पर्सनल डेप्ट को पे करने के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी का जो पैसा बच गया या उसके जो भी पैसे बच गए उसके पास, वो यूज होगा फर्म का डेप्ट पे करने के लिए। तो हमें ये समझना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है पर्सन की, उसको यूज करेंगे पहले उसकी पर्सनल डेप्ट को पूरा करने के लिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे यूज करेंगे फर्म डेप्ट पे करने के लिए। ये रूल ध्यान रखना है। ऐसे ही जो सेटलमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट है उसके लिए क्या है, फर्म्स डेप्ट आर द, उसे हम फर्स्टली पे करेंगे आउट ऑफ फर्म्स एसेट्स। फर्म के जो डेप्ट है उसे सबसे पहले हम पे करेंगे फर्म की एसेट्स में से। अगर कुछ पैसा बच जाता है फर्म की एसेट से लायबिलिटी पे करने के बाद, वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। द पार्टनर्स कैन यूज, बेटा यहाँ वर्ड कैन यूज दिस अमाउंट टू पे ऑफ देयर प्राइवेट डेप्ट। प्राइवेट डेप्ट की नो डाउट पार्टनर की पर्सनल डेप्ट है ये, तो इसकी हम कोई एंट्री वगैरह नहीं करते हैं क्योंकि उसकी अपने पर्सनल रिकॉर्ड है। हम एंट्री करते हैं किसकी, हम एंट्री करते हैं रिगार्डिंग फर्म्स, हम फर्म के बारे में अकाउंट्स बनाते हैं, तो वही चीज हम रिकॉर्ड भी करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जो फर्म के जो डेप्ट्स हैं उसको हम यूज करेंगे सबसे पहले फर्म की जो लायबिलिटी है उसे पे करने में। बाकी हमें जैसे पता है, हमने पहले भी समझा भी कि यूज अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उस पैसे को नो डाउट हम यूटिलाइज कर लेंगे। यूटिलाइज किस में करेंगे, रिगार्डिंग जो भी पैसा बचता है उसे हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारा इतना ही काम है कि भाई जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है या फर्म की एसेट्स है उसे पहले हम पे करेंगे फर्म के डेप्ट, जो पैसा बच गया उसे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, खत्म। इतना ही काम है कि हम किस तरीके से यूज करेंगे, रीपेमेंट करेंगे फर्म के डेप्ट की और प्राइवेट डेप्ट की। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब डिफरेंस कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है फर्म्स डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट में। पहला हम मीनिंग की बात करें तो फर्म का डेप्ट क्या है, डेप्ट ओन्ड बाय द फर्म टू आउटसाइडर, ये मीनिंग है फर्म्स डेप्ट का। और डेप्ट ओन्ड बाय द पार्टनर टू एनी अदर पर्सन, ये मीनिंग है प्राइवेट डेप्ट का। लायबिलिटी की बात करें, ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल ज्वाइंटली एंड सिवरली टू फर्म्स डेप्ट, जो भी फर्म का डेप्ट है उसमें सभी पार्टनर्स ज्वाइंटली लाइबल होते हैं। वेयर एज जो प्राइवेट डेप्ट है, ओनली कंसर्न्ड पार्टनर, जिस पार्टनर ने लोन लिया है, इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू पे द लायबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी अभी बताया था। फर्म प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी सबसे पहले फर्म का डेप्ट पे करने में। एक्सेस कुछ बचता है तो पार्टनर को दे देंगे, अब वो उसकी मर्जी की अपना प्राइवेट डेप्ट पे करेगा उस अमाउंट से। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके लिए क्या करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो हम क्या करेंगे उसके लिए लास्ट प्रायोरिटी हम फर्म डेप्ट को देंगे पर्सनल प्रॉपर्टी में से। पर्सनल प्रॉपर्टी में से फर्स्ट पहले प्रायोरिटी किसे मिलेगी, पर्सनल डेप्ट पे करने के लिए। अगर बच रहा है तो उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे फर्म्स डेप्ट पे करने में। तो ये हमारा डिफरेंस है कि फर्म्स डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करें ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंट्स में। तो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, द फर्म स्टॉप्स टू कंडक्ट बिजनेस, बिजनेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, एंड हैज टू सेटल इट्स अकाउंट, और उसके अपने अकाउंट्स को सेटल करना होता है। सो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड, उसे हमें क्या करना है, क्लोज करना है। एसेट्स को रियलाइज करना है, जो भी आपके पास एसेट्स है उसे सोल्ड आउट कर देना है। लायबिलिटीज आर टू बी पेड ऑफ, लायबिलिटी को पे कर देना है। एंड बैलेंस इफ एनी, अगर कुछ बैलेंस बच जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर रेशो, जो भी उनका रेशो है उसमें डिवाइड कर देंगे।
यानी पहले हम एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे, जो पैसा आएगा फर्म की लायबिलिटी पे करेंगे, कुछ पैसा बच गया तो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। इन दिस प्रोसेस द फॉलोइंग अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड। इस पूरे प्रोसेस में हमें 3 तरह के अकाउंट बनाने होते हैं। कौन से अकाउंट बनाने होते हैं? फर्स्ट इज योर रियलाइजेशन अकाउंट, जो आप इसमें सीखोगे। सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपने सीख रखा है किस तरह से एंट्रीज में जाती हैं, वो देखेंगे। और लास्टली बेटा इसमें बनता है कैश या बैंक अकाउंट। कई बच्चे इसमें बैलेंस शीट सोच रहे होते हैं, बैलेंस शीट बेटा इसमें नहीं बनती है, क्योंकि बिजनेस ही क्लोज हो रहा है। जब आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो तो बैलेंस शीट बना के क्या करोगे? और बैलेंस होता भी नहीं, क्योंकि आप सारी एसेट्स बेच रहे हो, सारी लायबिलिटीज को पे कर रहे हो, तो आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो आप जो बनाओगे सबसे पहले रिलेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट हमें बनाने होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पहला हमारा है रिलेशन अकाउंट। इसकी बात करें तो रिलेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, 1 मार्क में पूछ ली जाती हैं। ये नॉमिनल अकाउंट है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन के समय से बनाया जाता है। रिलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू क्लोज। इसे किस लिए प्रिपेयर करते हैं? टू क्लोज द अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज और एसेट्स के अकाउंट क्लोज करने होते हैं। टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिलेशन ऑफ एसेट्स एंड रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। हम इससे अकाउंट से करते क्या है? फाइंड आउट करते हैं कि हमें लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ऑन रियलाइजेशन के ऊपर, ऑफ एसेट्स के ऊपर, और हम लायबिलिटीज को कैसे पे करेंगे वो हम इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। आगे देखते हैं कैसे बनता है अकाउंट। ऑल एसेट्स, अब ध्यान से ये देने चीज है, इसमें करते क्या है हम इसमें ऑल एसेट्स, कैश और बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स, कैश है, बैंक है, ये जो आपकी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, जैसे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट है, आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफर इट टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी एसेट्स हैं उन सभी को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और वो क्या हो जाते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है कि एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। एसेट्स के अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं बचता है, सारा हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन ध्यान रखना है कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस या फिक्टिशियस एसेट्स को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोल्ड आउट नहीं होते हैं। एट इट बुक वैल्यू, और जो ट्रांसफर करते हैं वो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करते हैं। एंड ऑल द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वर्ड क्या है बेटा? नॉट लायबिलिटीज। ऑल लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करना, सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर करेंगे। यानी जो इंटरनल लायबिलिटी है, कैपिटल वगैरह है, उसे हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफर इट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। इसे रिलेशन के क्रेडिट साइड में डाल देते हैं एट इट्स बुक वैल्यू। तो हमने क्या देखा? सारी एसेट्स ट्रांसफर होंगी, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, कुछ एसेट्स ट्रांसफर नहीं करनी, वो हमें ध्यान रखना है। और लायबिलिटीज में आउटसाइड लायबिलिटी हम ट्रांसफर कर देंगे, और ये सारा हम जो ट्रांसफर करेंगे वो बुक वैल्यू पे करेंगे। इसके बाद एनी प्रोविजन, अगर आपने कोई प्रोविजन बना रखा है, जैसे आप अक्सर डेटर्स के ऊपर देखते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता है, या इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, हमें पता है भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है हमारा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है हमारे पास, यानी जो किसी एसेट्स के ऊपर बना होता है। तो ये एनी प्रोविजन रिलेटेड टू एनी एसेट्स और लायबिलिटीज मस्ट आल्सो बी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, उसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अमाउंट रियलाइज्ड और एसेट्स टेकन ओवर बाय क्रेडिटेड एंड लायबिलिटीज सेटल्ड टेकन ओवर आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। अब ये कहना क्या चाह रहा है? भाई जितने भी आपके प्रोविजन है वो भी ट्रांसफर होगा। यानी अगर आपने कोई एसेट्स ट्रांसफर करी है, मान लो डेट, ये देखो एसेट्स में मैंने क्या किया? डेटर को ट्रांसफर किया, डेटर ट्रांसफर किया तो उसका प्रोविजन भी ट्रांसफर होगा रिलेशन अकाउंट में। और जो भी आपकी एसेट्स सोल्ड होती हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट क्रेडिट साइड, वो भी देख लेंगे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इस अकाउंट में हम एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे और सोल्ड भी यहीं पे करेंगे एसेट्स को, और लायबिलिटी की पेमेंट भी करेंगे। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम देखते हैं 1 by 1। फिर अगला है एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन करते समय, दैट इज रिलेशन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। भाई जो भी खर्चा है आपका वो हम डेबिट करेंगे इस अकाउंट में, क्योंकि खर्चा हम नॉर्मली डेबिट ही करते हैं। एट लास्ट दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। लास्ट में जब आपकी सारी एसेट्स हो गए, ट्रांसफर हो गई, जो एसेट्स बिकी ठीक है, जो नहीं बिकी वो भी ठीक है, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, सारी लायबिलिटीज को पे करना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। ऑल लायबिलिटीज शुड बी पेड ऑफ। ऑल लायबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज
पेड ऑफ करनी कंपलसरी है, क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो भी पे करना है, ध्यान रखना। क्लोज करनी होती है बाय ट्रांसफरिंग द रिलेशन प्रॉफिट या लॉस, आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसे ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस अकाउंट की क्लोजिंग होती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। आगे है जनरल एंट्रीज इन कनेक्शन विद द रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट की पहले जनरल एंट्री पहले कर लेते हैं, फिर देखेंगे अकाउंट क्या होता है, क्योंकि जनरल एंट्रीज एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। पहले जनरल एंट्री समझ लेते हैं, फिर अकाउंट भी देखेंगे कैसा अकाउंट होता है ये। अगर हमें एसेट्स को क्लोज करना है, टू क्लोज द एसेट्स, ऑल एसेट्स हमें ट्रांसफर करनी है, ध्यान रखना है। कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करना, ये जरूर ध्यान रखना है। जैसे आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इस टाइप की चीजों को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसे हम क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ द रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं ट्रांसफर, एंट्री इसकी होगी, ये ध्यान रखना है, इसे नहीं करना है। फिर है सन्ड्री डेटर्स शुड बी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, हम इसे ट्रांसफर करते हैं एट इट्स फुल वैल्यू विदाउट डिडक्टिंग प्रोविजन इफ एनी। यानी अगर आपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बना रखा है तो आप डेटर्स को फुल वैल्यू पर ट्रांसफर करोगे, नेट वैल्यू पे नहीं। मान लो आपकी बैलेंस शीट में जो अपीयर हो रहे हैं डेटर्स, वो डेटर्स इस तरीके से हैं, डेटर्स हैं आपके, मान लिया हमने 10,000 के, आपने जो प्रोविजन बना रखा है वो बना रखा है मान लिया 1,000, तो आपके पास जो नेट वैल्यू बचती है वो बचती है 9,000। लेकिन जब आप रिलेशन में ट्रांसफर करोगे तो आप 10,000 पूरा ट्रांसफर करोगे और प्रोविजन को अलग से ट्रांसफर करोगे। इस अमाउंट को आप यूज नहीं करोगे, आप जो एसेट्स ट्रांसफर करोगे, एसेट्स ट्रांसफर में आप डेटर्स को 10,000 से शो करोगे। आपकी जो एंट्री होगी रिलेशन के डेबिट में लिखना होता है एसेट्स को, दैट्स व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। अब एसेट्स का मतलब है इंडिविजुअली, मतलब आपकी जैसे हम लिखेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, जितने भी अकाउंट है आपके वो सारे अकाउंट यहाँ पे लिखे जाएंगे इंडिविजुअली, अलग अलग। ये है कि जब एसेट्स को हम क्लोज करते हैं रिलेशन अकाउंट में आता है। आई होप ये क्लियर होगा कि एसेट्स को कैसे क्लोज करते हैं। सेकेंड, क्लोज ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, वर्ड ध्यान रखना बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्लोज करना है, तो उसके लिए क्या है, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्लोज करनी है। इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ऑफ रिलेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। कुछ एग्जांपल्स की बात करें, आपके एग्जांपल्स एक्सटर्नल लायबिलिटी के होते क्या हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग कोई लायबिलिटी है, पार्टनर्स वाइफ लोन, या अगर लेडीज हमारी पार्टनर है तो इसका पार्टनर्स हस्बैंड लोन भी हो सकता है, या पार्टनर्स के ब्रदर का लोन हो सकता है। यानी किसी भी आउटसाइडर, कोई रिलेटिव हो, जरूरी नहीं कि वो वाइफ ही हो, वो आपका ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है, उसका अगर लोन है तो उसे भी हम ट्रांसफर करेंगे। वो हमारी कौन सी पार्ट होती है, वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। ट्रांसफर करने की एंट्री होगी एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। रिलेशन के क्रेडिट साइड में शो करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। क्रेडिट साइड में शो करने के लिए एंट्री क्या होगी, अगर क्रेडिट साइड में हम रिलेशन में शो कर रहे हैं तो रिलेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो डेबिट में आएंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ऑब्वियसली बात है हम लायबिलिटीज को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। उसे हमें बंद करना है या क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने यही तो किया, जैसे लायबिलिटीज को डेबिट किया उनका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी फिनिश हो गया। और टू रिलेशन अकाउंट सारा हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ भी ये नाम इंडिविजुअली आते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट इंडिविजुअली आते हैं। इसके बाद टू क्लोज द प्रोविजन अगेंस्ट द वीएस एसेट्स, अगर एसेट्स का कोई प्रोविजन है तो उसे भी हमें क्लोज करना होता है। नो डाउट हमारे जो प्रोविजंस हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, कई बार हम डेटर्स में से माइनस करके दिखा देते हैं। जैसे आपने एग्जांपल में लिख देता हूँ कि जैसे मान लो अपने डेटर्स 10,000 के हैं, उस पर प्रोविजन है, प्रोविजन जो है वो 1,000 रुपीज़ का है, तो नेट जो वैल्यू बच गई वो बच गई 9,000, तो ये आप शो करोगे। तो आप डेटर्स को 10,000 से ट्रांसफर करोगे, और जो आपका प्रोविजन है बेटा, प्रोविजन को आप 1,000 से ट्रांसफर करते हैं, इस अमाउंट को हम यूज नहीं करते। तो कैसे ट्रांसफर करते हैं, सिंपल, हम सारे प्रोविजन को, चाहे वो डाउटफुल डेब्ट हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, या कोई और भी हो, प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स इज अ लायबिलिटी, वो लायबिलिटी होती है, इसलिए क्लोज करने की एंट्री क्या होगी, हम डेबिट करेंगे, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, इसके अलावा कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। अब यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है बेटा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम ट्रांसफर करते हैं रिलेशन अकाउंट में अगर हमने इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया हो। अगर हमने इन्वेस्टमेंट हमारे पास है ही नहीं मान लो, और ये रिजर्व बना हुआ है, तो अगर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर नहीं हुई है, यानी इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है,
तो ये फंड भी फिर रिलायशन में ट्रांसफर नहीं होगा। तब ये जो फंड है ये हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी मीनिंग क्या है, मीनिंग कहने का ये है कि जब भी कोई एसेट्स है, एसेट्स को अगर आपने ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उससे कंसर्न जो भी प्रोविजन है, इससे कंसर्न जो भी प्रोविजन है वो भी ट्रांसफर होगा कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन अगर एसेट्स का ट्रांसफर नहीं हुआ ड्यू टू एनी रीजन, ये एसेट्स नहीं है आपके पास, तो प्रोविजन भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नॉर्मल अपने रिजर्व की तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसे। और लायबिलिटीज में जैसे हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करते रिलेशन में, तो रिलेशन में है जिसे हमें पे करना है, और जनरल रिजर्व पार्टनर्स का प्रॉफिट है, तो उसे हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेम ऐसे भी करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, एसेट्स ट्रांसफर हुई है तो ही प्रोविजन ट्रांसफर होगा, एसेट ट्रांसफर नहीं हुई तो प्रोविजन ट्रांसफर नहीं होगा, वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। टू क्लोज प्रोविजन अगेंस्ट वेरियस लायबिलिटी, कई बार हम लायबिलिटीज पे प्रोविजन बना देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोविजन अगेंस्ट लायबिलिटी है तो हमारी एसेट्स होती है। जैसे हम कह सकते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमने बना रखा है, तो हमारी एसेट्स है। एसेट्स को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इस टाइप से हम प्रोविजन ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफर किया हुआ है। ऐसे ही टू क्लोज द एसेट्स और रियलाइज और सोल्ड, जब एसेट्स हमारी सोल्ड होती हैं तो सिंपल सी बात है हमारे पास पैसा आएगा। तो एसेट्स अगर रियलाइज हो रही हैं, हो सकता है कि देखो एसेट्स रियलाइज कैसी होती है, हमने उसे सेल कर दिया हो आउटसाइडर को और एनी पार्टनर ने ले लिया हो। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमने उसे सोल्ड किया, रियलाइज किया, तो सिंपल हमारे पास पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ये एंट्री बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं बच्चे। मान लो हमने कहा जी बिल्डिंग 10,000 की सोल्ड हो गई, तो आपकी आदत क्या होती है, हम कहते हैं बिल्डिंग सोल्ड हो गई जी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग बिकी है तो बिल्डिंग अकाउंट लिख देते हैं। लेकिन बेटा यही सबसे बड़ी गलती है, बिल्डिंग अकाउंट आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपके पास बिल्डिंग अकाउंट है ही नहीं। सारी एसेट्स को अपने रिलेशन में ट्रांसफर कर दिया, सारी एसेट्स का जो डेबिट बैलेंस है आपने क्रिएट कर दिया, तो ये अकाउंट तो पहले खत्म हो चुका है, इस अकाउंट में तो कुछ बैलेंस ही नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो आप इसे शो भी नहीं, इसको आप जब क्लोज कर चुके हो तो इस अकाउंट में एंट्री कैसे कर सकते हो। इसीलिए जो भी एसेट सोल्ड होगी या जो भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी, ध्यान रखना आप बिल्डिंग या क्रेडिटर डेटर कुछ भी वर्ड नहीं आएगा, एक वर्ड आएगा, दैट इज रियलाइजेशन। क्योंकि हमारे पास अब यही एकमात्र अकाउंट बचा है, बाकी जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटीज है वो सब हम क्या कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं। इसीलिए हमारी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब हमने एसेट्स को सोल्ड किया। ये क्लियर है बेटा, ये ध्यान रखो, रिलाइजेशन वर्ड ही आएगा, चाहे कोई एसेट सोल्ड हो या कोई लायबिलिटी को पे करना है तो वर्ड रिलाइजेशन ही आएगा। रिलाइजेशन इसलिए आएगा क्योंकि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोज हो चुकी हैं। यहाँ पर हेयर एसेट्स अकाउंट इज ऑलरेडी क्लोज्ड, जो मैंने समझाया वही चीज है। ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, सो रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ एसेट्स। एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, तो हम किसको करेंगे, रिलेशन को यूज करेंगे। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर ले ले, भाई अब तक हमने देखा कि भाई हमने रियलाइज किया है, बेचा है तो कैश आया। अगर पार्टनर लेगा तो क्या होगा, एसेट्स तो जाएगी लेकिन कैश नहीं आएगा, उसकी जगह क्या जाएगा, देखते हैं। उसकी जगह क्या जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू रिलेशन अकाउंट में। एसेट्स गई तो रिलेशन क्रेडिट हो गया हमारा, और जो पार्टनर्स ने लिया है पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे। ये एंट्री है अगर किसी एसेट्स को कोई पार्टनर बीइंग एसेट्स इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। यहाँ भी हम एसेट्स का अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और क्लोज होने के बाद रिलेशन में आ चुका है, तो जो भी हम करेंगे वो रिलेशन अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे, ना कि एसेट्स के नाम से। अगला है टू क्लोज और पेड ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स तो हमने बेच दी या पार्टनर ने ले ली, लायबिलिटीज के लिए क्या करते हैं, लायबिलिटीज के लिए भी दो सिचुएशन है भाई, या तो आप उन्हें कैश में पेमेंट करोगे या बैंक के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर कोई पार्टनर कहता है जी मैं पे कर दूंगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। एट फर्स्ट हम उनको क्लोज करेंगे तो पेमेंट करने के लिए हम नॉर्मल पेमेंट करते हैं, पेड ऑफ करते हैं। तो पेड ऑफ के लिए क्या होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। हम लायबिलिटी को पे करने के लिए रिलेशन को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। अब रिलेशन टू कैश है, रिलेशन को डेबिट करके हमने कैश पे कर दिया। अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें, हियर लायबिलिटी अकाउंट इज ऑलरेडी क्या है बेटा, क्लोज्ड है।
और ट्रांसफर कहाँ हो रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में। सो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि लायबिलिटी अकाउंट। हम लायबिलिटी को डेबिट नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे डेबिट, हम यूज करेंगे रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि सारी लायबिलिटीज क्लोज होके रिलेशन अकाउंट में है, तो अब जो भी पेमेंट होगी वो रिलेशन के नाम से ही होगी, दैट्स व्हाई रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर किसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर ले ले, कोई बात नहीं, रिलेशन अकाउंट डेबिट एज यूजुअल टू, अब कैश की जगह हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बीइंग लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। क्लियर है बेटा, पार्टनर ने ले लिया तो हम कर देंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जिस पार्टनर ने लिया उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। जैसे मान लो एबीसी पार्टनर थे, सी कहता है जी मैं क्या करता हूँ जी, क्रेडिटर्स को मैं पे कर दूंगा, तो कोई बात नहीं, क्रेडिटर्स को आप पे करोगे तो क्रेडिटर्स के नाम का तो कोई अब हमारे पास है नहीं क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, तो रिलेशन को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और टू, अगर सी ने प्रॉमिस किया है तो सी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। यहाँ भी वही है, लायबिलिटी अकाउंट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो क्लोज हो चुका है, हम क्या यूज करेंगे उसकी जगह, रिलेशन अकाउंट यूज करेंगे, क्योंकि सारी लायबिलिटीज जो हैं वो रिलेशन में ट्रांसफर हो चुकी हैं। अगला है व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस इज पेड, अगर रिलेशन के खर्चे पे करने हो कोई दिक्कत नहीं, भाई रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, भाई खर्चे हम डेबिट साइड में शो करते हैं, खर्चे जो हैं वो हम डेबिट साइड में शो करते हैं, और रिलेशन एक नॉमिनल अकाउंट है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट हमने पेमेंट कर दी एक्सपेंसेस की। अगर कोई पार्टनर कहे जी मैं पे करूंगा खर्चे, कोई बात नहीं, अगर कोई पार्टनर कहता है जी खर्चे मैं पे करूंगा तो कोई बात नहीं, खर्चे हैं तो डेबिट तो होंगे, दैट इज रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या कर देंगे, कैश की जगह क्या लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल। जैसे यहाँ पे हम कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे थे, अब क्या कर देंगे, थ्रू जिस पार्टनर ने कहा है उससे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ये क्लियर, रिलेशन एक्सपेंसेस अगर हम फर्म खुद पे करें या कोई पार्टनर पे करे। इसके अगला है व्हेन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो हमने ट्रांसफर भी नहीं किया होगा अपने रिलेशन अकाउंट में, क्योंकि रिकॉर्ड में ही नहीं है तो ट्रांसफर कैसे होगा। दूसरी बात, अब हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अब क्लोज ही कर रहे हैं तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो इससे आपको कुछ पैसा मिलता है तो कोई बात नहीं, पैसा मिलेगा, सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। बेशक हमने ट्रांसफर नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा, ये ध्यान रखो कि डिसोल्यूशन के केस में पैसा आएगा तो रिलेशन में आएगा, जाएगा तो रिलेशन के थ्रू जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम सोल्ड करते हैं। When unrecorded assets is taken over by partner, अगर कोई पार्टनर ले ले तो सिंपल सी बात है, यहाँ चेंज हो जाएगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ऐसे ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसे हमें पे करना पड़ गया तो कोई बात नहीं, पेमेंट हम रिलेशन से ही करेंगे, दैट्स व्हाई रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा था तो डेबिट कर दिया। तो पेमेंट लायबिलिटीज की हम कैसे करेंगे ये क्लियर, कोई अनरिकॉर्डेड मिल जाए तो सिंपल, जैसे हम नॉर्मल लायबिलिटीज पे करते हैं वैसे ही पे। अगर कोई पार्टनर ले ले अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई बात नहीं, ये कैश नहीं आएगा, इसी जगह क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो ये है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी कोई इशू नहीं है खास, आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटीज है तो नॉर्मल एसेट्स या लायबिलिटीज की तरह उसे हम सोल्ड कर सकते हैं या पार्टनर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, या लायबिलिटीज में भी जैसा कह रखा है हम वैसा कर देंगे। तो नॉर्मल एसेट्स एंड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होगा चाहे हमारी रिकॉर्डेड है या नहीं। सेटलमेंट ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट्स वगैरह हैं थ्रू, अगर हम, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मान लो कोई आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको हमने पे किया थ्रू एसेट्स, यानी उसने कहा जी हम, मान लो एक क्रेडिटर था, क्रेडिटर ने कहा जी मुझे एसेट्स दे दो अपनी, और मतलब मान लो एक क्रेडिटर्स को जो हमें पेमेंट करनी थी, क्रेडिटर्स जो पेमेंट करनी थी वो मैंने मान लिया 50,000 पे करनी थी, हमारे पास एक एसेट्स थी, कोई भी नाम हो सकता है उसका, उसने कहा जी ये एसेट्स है ना, ये 60,000 की है, मुझे दे दो इसे और मैं अपने क्लेम को सेटल कर लूंगा। अब कहेंगे जी 50 की एसेट्स है, आप 60 में ले रहे हो, तो अब यहाँ बेटा उनके एग्रीमेंट की बात है, अगर वो कहते हैं जी कोई बात नहीं ले जाओ तो हमारे लिए भी कोई बात नहीं, अगर वो कहते हैं जी 10,000 वो देगा, जो देगा वो पैसा रिसीव कर लेंगे, सिंपल। अब सिंस ना तो हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट बचा है ना ही एसेट्स अकाउंट बचा है, क्योंकि सारे कहाँ ट्रांसफर हो चुके हैं, रियलाइजेशन में, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर है, तो आज की डेट में क्रेडिटर भी रियलाइजेशन अकाउंट है और एसेट्स भी रियलाइजेशन अकाउंट है, तो क्रेडिटर्स को पे करना है
तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, एसेट्स जारी मतलब एसेट्स क्रेडिट्स को पे करना है तो क्रेडिटर से डेबिट होंगे यानी रिलेशन डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा वो भी रिलेशन होगा, तो एंट्री क्या होगी रिलेशन डेबिट टू रियलाइजेशन, भाई दोनों ही रियलाइजेशन है, तो एक आ रहा है एक जा रहा है तो डेबिट भी रियलाइजेशन क्रेडिट भी रियलाइजेशन, इसलिए हियर इज नो एंट्री। जब भी कोई आउटसाइडर लायबिलिटी आपकी कोई एसेट्स ले लेती है चाहे वो अनरिकॉर्डेड ही क्यों ना हो, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। जैसे क्रेडिटर है उसने जैसे एग्जांपल मैंने लिया कोई एसेट्स ले ली तो उसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि एंट्री बनती ही नहीं है, क्योंकि रिलेशन डेबिट टू रिलेशन कोई एंट्री नहीं होती है। ये ध्यान रखना है कि कोई भी आउटसाइडर लायबिलिटी अगर कोई एसेट्स ले लेती है तो उसकी हम एंट्री नहीं करते हैं। इसके बाद अगला हमारा है व्हेन क्रेडिटर्स एक्सेप्ट करता है लायबिलिटी फुल या फाइनल सेटलमेंट में नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, कोई एंट्री नहीं करनी होती। रीजन इज दैट लायबिलिटी जो यहाँ पर है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, रिलेशन अकाउंट के अंदर है, ऐसे ही जो एसेट्स है वो भी क्या है क्लोज है और ट्रांसफर कहाँ हो रखी है ऑन रिलेशन। तो होता क्या है क्रेडिटर्स में एक्सेप्ट पार्ट पेमेंट करता है कैश में तो एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी एसेट्स वगैरह ले रहा है, हेंस हिज पेमेंट एज बैलेंस पेमेंट। इन दिस केस एंट्री विल बी मेड फॉर द कैश पेमेंट ओनली, यानी जो भी कैश पेमेंट मान लो पार्टनर यहाँ पे हमने क्या किया कि क्रेडिटर्स को क्या किया ये आप 50 की क्रेडिटर्स है ना 30 की एसेट्स ले लो कोई बात नहीं 20 बच गए वो हम कैश पे कर देंगे, तो जो उसने 30 की एसेट्स ले ली पार्ट कैपिटल जो है क्रेडिटर्स हमारे जो थे बेटा सॉरी हमारे क्रेडिटर्स जो थे वो 50 के थे, जो उसने एसेट्स ली वो ली 30,000 की, तो जो बैलेंस बच गया 20,000 उसको हम अगर कैश में पे करेंगे तो इसकी एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बाकी जो क्रेडिटर्स ने जो एसेट्स लिए उसकी एंट्री नहीं होगी। अगला है फॉर क्लोजर ऑफ रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट को जो क्लोज करना होता है अगर प्रॉफिट हुआ तो नो डाउट रिलेशन के डेबिट में बचेगा वो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उनके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें हम डिवाइड कर देंगे हर पार्टनर का अलग अलग। अगला है अगर रिलेशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और लॉस है, सिंपल लॉस है तो ये एंट्री क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, इट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ये एंट्री है जब हम अगर रिलेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं उस टाइम पे की जाती है। पेमेंट पार्टनर्स लोन, अब देखो यहाँ पे वर्ड है पार्टनर का लोन पे करना है, पार्टनर्स के रिलेटिव का नहीं, पार्टनर्स का रिलेटिव क्या होगा रिलेशन होगा, पार्टनर्स का रिलेटिव का लोन रिलेशन में होगा और वहीं पे पेमेंट होगी क्योंकि वो आउटसाइडर लायबिलिटी है, लेकिन पार्टनर का लोन है तो पार्टनर्स लोन डायरेक्टली हम डायरेक्टली पेड ऑफ करते हैं, नेवर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, इस रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि इनसाइडर लायबिलिटी है, तो इट विल बी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, सीधा एंट्री होती है। रिसीप्ट ऑफ पार्टनर्स लोन, हाँ अब यहाँ पे क्या है पार्टनर्स लोन, रिसीप्ट ऑफ पार्टनर्स लोन एसेट्स, यानी अब लायबिलिटी क्या थी वे पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, यहाँ एसेट्स का मतलब है जो फर्म है फर्म हैज गिवन लोन टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो नो डाउट भाई पार्टनर का लोन हमारी लायबिलिटी थी तो हमने पे कर दिया पार्टनर्स लोन डेबिट टू कैश। अब पार्टनर ने लोन फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था तो फर्म क्या करेगा पार्टनर को रीपे करेगा, अमाउंट रीपे करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी पार्टनर ने अगर फर्म से लोन दिया है तो पैसा देगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, और हमने पार्टनर ने हमें लोन दिया हुआ है यानी फर्म को लोन दिया हुआ है तो पार्टनर्स लोन डेबिट टू कैश, यानी हमें ये ध्यान रखना बेटा कि हम अकाउंट जो बना रहे हैं वो फर्म के लिए अकाउंट बना रहे हैं ना कि किसी पार्टनर के लिए, तो फर्म के एंगल से अगर हमें लोन मिला हुआ है तो हम पे कर देंगे, हमें लोन दिया हुआ है तो रिसीव कर लेंगे पैसा। फॉर क्लोजर ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का अगर बैलेंस वगैरह है तो करंट अकाउंट को ध्यान रखो हमें अकाउंट क्लोज करने हैं तो करंट अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी आपकी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट ताकि अकाउंट क्लोज हो सके क्योंकि हमें सारे अकाउंट अप्लाई करने क्लोज कर। कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें पैसा कम पड़ रहा है तो पार्टनर्स लेके आएंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और क्लोज करना है अगर उनके पास क्रेडिट अकाउंट का कैसा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, पहले डेबिट बैलेंस था तो पैसा देना था पार्टनर्स को उन्होंने दे दिया पैसा, अगर कैपिटल अकाउंट में पैसा बच रहा है तो ऑब्वियसली बात है उनका पैसा उन्हें देना पे करना पड़ेगा, तो इट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन बॉट डाउन नहीं होता क्योंकि बिजनेस तो क्लोज हो रहा है। तो अगर पार्टनर सारे हिसाब किताब के बाद हमने देखा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो गया यानी उसने जितनी कैपिटल लगाई थी उससे ज़्यादा उसे लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं एक्स्ट्रा पैसा हम उससे मांग लेंगे यानी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर
पैसा बचता है तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। अब हम देखते हैं फॉर्मेट, एक स्पेसिमेन देखते हैं रिलेशन अकाउंट कैसा होता है। एज पर अकाउंट डेबिट साइड, राइट साइड में या फिर क्रेडिट साइड, ये है हमारी इतनी सारी एसेट्स जब ट्रांसफर करते हैं इंडिविजुअली टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ये सारी हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दी। एसेट्स ट्रांसफर करने के बाद एसेट्स क्लोज हो जाएंगी सारी। ये हमने जो भी प्रोविजन थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर किया क्योंकि हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर रखी है। अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ ट्रांसफर नहीं होती तो ये फंड भी यहाँ नहीं आता, तब ये कहाँ जाता, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई बैंक लोन वगैरह है, तो वो सारे यहाँ पर हमारी ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ भी ट्रांसफर हो जाएंगी क्रेडिट साइड में। इसके बाद ये जो एंट्रीज हैं ये हैं रिगार्डिंग पेमेंट, दैट्स कि अगर मान लो जो आपकी एसेट्स रियलाइज हुई हैं तो टू बैंक या कैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की गई, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, फर्नीचर कितने में बिका, स्टॉक कितने में बचा, डेटर से कितना पैसा मिला, कोई बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ है तो वो भी यहीं आ जाएगा, या आपकी इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड हुई ये भी आ जाएगी। अब ये नहीं देखना मान लो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, ये सोल्ड 10,000 में हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना अमाउंट में रियलाइज हो रही है हमें सिर्फ रियलाइजेशन अमाउंट लिखना है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके ऊपर हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, वे कितने में बिका वो रिकॉर्ड कर देंगे। कोई पार्टनर ले लेता है तो कैश यहाँ बैंक की जगह क्या आ जाएगा, उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी एसेट्स लिए वो लिख देंगे और अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो बिकी तो भी क्रेडिट साइड, पार्टनर ले ली तो भी क्रेडिट साइड, तो बिकी है तो कैश या बैंक आ जाएगा, और पार्टनर ले ली तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। ऐसे ही जो आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, तो बैंक हमने पेमेंट करी है, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को या बैंक लोन को हम यहाँ शो कर देंगे जो भी हम पे कर रहे हैं। अगर कोई पार्टनर कहता है कि हम वो बियर करेगा तो उसका नाम आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखनी है बेटा कि एसेट्स को जब हम सोल्ड करते हैं यहाँ पर जो पैसा आता है तो क्वेश्चन में जिस जिस एसेट्स को उसने बता रखा है सोल्ड हुई उसको शो करेंगे। जो एसेट्स मान लो उसने कहा जी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है कितने में बिकी, प्लांट एंड मशीनरी बता रखा है कितने में बिका, स्टॉक बता रखा है, डेटर बता रखा है, कितना पैसा मिला, गुडविल बता रखी है, इन्वेस्टमेंट बता रखा है। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम अपने आप फर्नीचर को लिखेंगे भी नहीं। यानी फर्नीचर की अगर उसने वैल्यू दे रखी है हम ट्रांसफर तो कर दिया, अगर उसने सोल्ड की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं लेंगे, यानी अनसोल्ड रह गई तो रह जाए हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन लायबिलिटीज के केस में ऐसा नहीं है, लायबिलिटीज जितनी भी आपने यहाँ ट्रांसफर करी है क्रेडिट साइड में उन सभी को पेड ऑफ करना कंपलसरी है, क्वेश्चन ने चाहे लिखा है या नहीं, ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि एसेट्स को तब बेचेंगे जब क्वेश्चन बताएगा, लेकिन लायबिलिटीज को हम पे ऑफ जरूर करेंगे चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि लायबिलिटीज की पेमेंट तो कंपलसरी है चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे, लेकिन एसेट्स हम तभी बेचेंगे जब क्वेश्चन कहेगा। ऐसे ही अगला है रिलेशन के खर्चे पे करने हैं तो टू कैश या बैंक, अगर कोई पार्टनर कहता है मैं पे करूंगा तो कोई बात नहीं, कैश या बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे, भाई देखेंगे डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो भी ज्यादा, अगर मान लो क्रेडिट ज्यादा है तो भाई क्रेडिट ज्यादा है, हमने अमाउंट निकाला उसको यहाँ लिख के बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ लिख देंगे। अगर डेबिट ज्यादा है तो रिवर्स प्रोसेस होगा लाइक दिस कि अगर आप क्रेडिट ज्यादा थी तो आपने प्रॉफिट हुआ उसको आपने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर ऑन अ रिवर्स कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है तो कोई बात नहीं, डेबिट साइड का बैलेंस यहाँ लिखेंगे, तब हमें लॉस होगा वो पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट और वे हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो जैसे हमने एंट्रीज करी थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में रिलेशन अकाउंट भी पूछता है एंट्रीज ज्यादा पूछता है, तो हमें दोनों क्लियर होनी चाहिए कि एंट्रीज कैसे करते हैं और अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, फिर बेटा लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स को जो सोल्ड जैसे भी हुई कैश में हुई या कोई पार्टनर लेता है, फिर लायबिलिटीज की पेमेंट कंपलसरी है जो कैश में हुई या किसी पार्टनर ने लिया, जो रिलेशन के एक्सपेंसेस हैं ये पे करने कंपलसरी हैं। उसके बाद जो भी बचा, प्रॉफिट बचा तो भी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, लॉस बचा तो भी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है रिलेशन का अकाउंट का जो नेचर है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हम इसे बनाते हैं जस्ट टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन इन केस ऑफ रियलाइजेशन। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अकाउंट बना के देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि ये पार्टनर्स थे इन रेशियो 4:1, these are the two partners, Shanti and Satya were partner in 4:1 on this date on 31st March 13। बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर्स वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सत्यास करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर यहाँ पे दे रखा है शांति करंट अकाउंट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक,
डेटर्स एंड बैंक। अब हमें क्या करना है, ऑन अबाउट डेट, इस डेट को फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। शांति टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक, शांति ने कितना स्टॉक ले लिया 40%। इन स्टॉक की वैल्यू कितनी हमारे पास है 85,000 है। 85,000 का 40% कौन लेगा शांति, एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। यानी हम क्या करेंगे 85,000 का पहले 40% निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा उसका 10% कम करके कौन ले लेगा शांति ले लेगी। एंड रिमेनिंग स्टॉक जो हमने सोल्ड कर दिए वो 40,000 में सोल्ड कर दिए। फर्नीचर कितने में बिका 80,000 में बिका। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने 20 में बेच दिया। मशीनरी को हमने सोल्ड किया एट अ लॉस ऑफ 60,000। तो मशीनरी की वैल्यू देखें हमारे पास कितनी है 130 की मशीनरी है, 60 का लॉस हुआ यानी 70 में बिकी। डेटर्स से हमें 55,000 मिला। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल, एक आउटस्टैंडिंग बिल था फॉर रिपेयर्स, वो हमने 19,000 पे की है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो हम क्या कहेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसे हमने पे किया आपको रिलेशन अकाउंट में। तो करेंगे क्या आगे हम एक बार समझ लेते हैं। एसेट्स ट्रांसफर होंगी, एसेट्स में बैंक ट्रांसफर नहीं होता आपको बताया था। डाटा ट्रांसफर होगा, स्टॉक होगा, फर्नीचर होगा, मशीनरी होगी। और ये हमारा क्या है फिक्टिशियस एसेट्स है, करंट अकाउंट है, इसी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, क्रेडिटर्स ट्रांसफर होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई एसेट्स नहीं है। और जो भी फंड है इसके अगेंस्ट में अगर कोई पेमेंट है तो हम करेंगे, अदरवाइज इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो उन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस से अलग निकाल के बनाया हुआ है। इसके अगेंस्ट में कोई एसेट्स नहीं है तो इसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तो आपको पता है तो ट्रांसफर होती ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं रिलेशन कैसे बनाएंगे। रिलेशन की बात करें, रिलेशन अकाउंट में सबसे पहले हमने एसेट्स ट्रांसफर करी, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी उनकी बुक वैल्यू है बेटा उस पर ट्रांसफर कर देंगे, ये ध्यान रखना। बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर दिया। फिर जो लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स गिवन है, हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद शांति ने क्या है स्टॉक ले लिए थे, तो जो भी वैल्यू है 40% आया 34,000, 10% कम पे लिया, 10% माइनस कर दिया, तो शांति ने इतने में अपने स्टॉक को ले लिया। बाकी जो स्टॉक रिमेनिंग स्टॉक 40,000 के बिके थे, फर्नीचर 80,000 का सोल्ड हुआ था, इन्वेस्टमेंट 20,000 के सोल्ड हुए थे, मशीनरी 70 की सोल्ड हुई, डेटर्स से 55 मिला था, टोटल पैसा इतना मिला। यानी कितना लॉस हुआ हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपल है कि कितने में बिका वो अमाउंट शो कर दो काम। फिर जो आउटसाइडर लायबिलिटी उसे पे करना कंपलसरी है तो हम यहाँ पे कर देंगे इसे। पेमेंट करी हमने किसकी, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन थी, आउटस्टैंडिंग बिल्स की पेमेंट करी है। और अब जो क्रेडिटर्स के बारे में उसने नहीं लिखा था पेमेंट के लिए, हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ने क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ था, लेकिन फिर भी हम पे करेंगे क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटी को पे करना कंपलसरी होता है। अब बोलोगे सर ये वाला आपने क्रेडिट साइड में क्यों नहीं शो किया, मतलब इसे ट्रांसफर क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा ये बुक में था ही नहीं, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की हम डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे या अनरिकॉर्डेड एसेट्स की डायरेक्ट पेमेंट रिसीव कर लेंगे, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर इस केस में हमने देखा कि हमारी डेबिट साइड ज़्यादा हो रही है, बैलेंसिंग करी और जो भी लॉस आया उसे पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप ये सबको क्लियर होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एसेट्स ट्रांसफर करेंगे उनकी बुक वैल्यू पे, फिर लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे बुक वैल्यू पे, जो भी एसेट्स सोल्ड हो रही है चाहे पार्टनर ले रहा है या बिक रही है उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे हम एसेट्स की। फिर लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटी पे करना कंपलसरी है, कुछ ने कहा हो या नहीं कहा हो, कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गई तो वो भी, या कोई खर्चे यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हम नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन कहेगा रिलेशन एक्सपेंसेस तो उसको भी हम ट्रीट करेंगे। पेमेंट हो गई, उसके बाद हम देखेंगे जो भी प्रॉफिट हुआ तो इस तरफ आ जाएगा, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नाउ आई होप कि आपकी पूरे कंसेप्ट के कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं, पहले किसकी पेमेंट कर देते हैं, फॉर्म्स डेप्ट, प्राइवेट डेप्ट, ये सब क्लियर होगा। रिलेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, एंट्रीज कैसे करते हैं, ये आपको क्लियर होगा। तो अब बेटा आप रिलेशन की अकाउंट के क्वेश्चंस कीजिए, जनरल एंट्री क्वेश्चंस या अकाउंट बनाने के क्वेश्चन, और जहाँ कहीं डाउट हो वो आप फिर कमेंट बॉक्स में या अलग से जो ग्रुप है उस पर आप पूछ सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा बेटा ढंग से रिलेशन अकाउंट कैसे बना, क्या चीज़ें हमने करी हैं। थैंक यू बेटा, आप अपना इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, फिर अगली वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे। हैव अ गुड डे बेटा।